देखिएगा इस वीडियो में भी जो मैं आपको अंशों के हरण जो होते हैं और अंशों के शोधन जो होते हैं और अंशों के को पुनः निर्गमन करने से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो जब अंशों को हरण किया जाता है तो देखिएगा इसकी जो जनरल एंट्री होती है ये एंट्री होती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR हो जाता है, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, तो अब यहाँ शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आती है जिसे हम DR करते हैं वो राशि आती है कि जो अंशों के हरण करते समय जो अंशों पर याचित यानी कि जो कि जिस राशि की मांग की जाती है। ठीक है, मान लीजिएगा आपका शेयर जो एक शेयर 100 रुपये का था। ठीक है, मगर हम उस शेयर पर 100 रुपये मांग रहे हैं तो हम 100 रुपये की अमाउंट दिखाएंगे, और अगर हमने उस शेयर पर 80 रुपये की मांग की है तो हम यहाँ 80 रुपये से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि, यानी कि जो हरण किए गए अंश है उन पर जितने अंशों की जितने राशि जो है हम की मांग कर रहे हैं, ठीक है, याचना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उतनी ही राशि से हम जो है वो हरण की गई राशि को यानी कि शेयर कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, DR कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपहृत अंशों को पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाए। यानी कि जब आप अंशों का हरण करते हो तो हरण करते समय जो आपकी हरण की राशि जो होती है यानी फॉरफिटेड राशि आती है, आप उस किस खाते में हस्तांतरित करते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा जब आप अंशों का हरण करते हैं तो अंशों के हरण की आपकी ये जनरल एंट्री होती है। ठीक है, कि इसमें फर्स्ट जनरल एंट्री है आपकी कि अंशों को जब हरण करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें आप शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 में अनपेड कॉल और 2 में फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ जो शेयर कैपिटल आता है कि मान लीजिएगा आपका शेयर 100 रुपये का था और आपने उस शेयर पर 100 रुपये ही की मांग की है। ठीक है, यानी कि याचना जो की है वो 100 रुपये की है, तो आप यहाँ जो आ जाएगा आपका यानी कि 100 रुपये से ही आप उसे DR कर देंगे। ठीक है, अनपेड आता है कि मान लीजिएगा आपने 100 रुपये का शेयर था और 100 रुपये के 100 रुपये की आपकी याचना की है। ठीक है, उस पर अनपेड जो किया है यानी कि जो वो अंशधारी है वो याचना की राशि मान लीजिएगा फाइनल कॉल की राशि जो है वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहा। फाइनल कॉल की राशि मान लीजिएगा आपका 20 रुपये है, तो 20 रुपये का भुगतान नहीं कर रहा, तो अनपेड में आपकी 20 रुपये आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फॉरफिटेड। अब आपकी 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये के शेयर में आपको 20 रुपये अनपेड यानी कि नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको फॉरफिटेड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब है आपको अंशों को पुनः निर्गमन, जब आप अंशों का पुनः निर्गमन करेंगे। ठीक है, तो जब अंशों को पुनः निर्गमन कर लिएगा तो मान लीजिएगा आपका शेयर 100 रुपये का था और 100 रुपये के शेयर को आप जो है 80 रुपये में पुनः निर्गमन कर रहे हैं, तो आप 80 रुपये पुनः निर्गमन कर रहे हैं तो आपको जो राशि प्राप्त होगी वो 80 रुपये प्राप्त होगी, तो आप 80 रुपये को DR दिखाओगे। ठीक है, अब 100 रुपये का शेयर था, क्योंकि शेयर कैपिटल आपकी 100 रुपये की थी, आप शेयर कैपिटल में आप 100 यहाँ कर देंगे 100 रुपये। 100 रुपये में आपको कितने मिल रहे हैं, 80 रुपये मिल रहे हैं, तो 20 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो ये फॉरफिटेड आपके 20 रुपये यहाँ आपकी फॉरफिटेड आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो पुनः निर्गमन करते समय हो गए। अब आप कह रहे हैं कि अंशों को हरण खाते के शेष में हस्तांतरित किया जाएगा। तो जब अंशों का हरण किया जाता है तो हरण खाते में यानी फॉरफिटेड अकाउंट में आप कितनी राशि अमाउंट जो है आप ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफ़र करते हैं कि जो हरण करते समय जो फॉरफिटेड आया है, ठीक है, वो राशि कितनी आई थी, 80 रुपये आई थी, और रिश्यू करते समय फॉरफिटेड राशि कितनी थी, 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस फॉरफिटेड में से ये वाली फॉरफिटेड राशि आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो राशि बचेगी कितनी बचेगी, 80 में से 20 चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 60 रुपये। तो 60 रुपये के से आप जो है फॉरफिटेड की अमाउंट को डेबिट कर देंगे और ये 60 रुपये आप जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ जो किया जा रहा है, जो हरण करते समय आपकी राशि जो हस्तांतरण कर रहे हैं वो कितने रुपए कर रहे हैं, 60 रुपये कर रहे हैं, और किस खाते में कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में कर रहे हैं। तो भाई यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपहृत अंशों को पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, तो किस में किया जाता है, आपका कैपिटल रिजर्व खाते में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कराया ना, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में किया जाता है, तो आपका आंसर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है, यानी कि जब अंशों का निर्गमन करते हैं तो आप प्रीमियम जो प्राप्त होता है आप उसे कहाँ दिखाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आपको प्रीमियम को दिखाया जाता है। ठीक है,
और इस प्रीमियम को आपको क्या दिखाया जाता है कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आपके संचिति एवं रिजर्व यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दिखाया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन सी आपकी जो मदें सम्मिलित की जाती हैं। सामान्य संचय यानी कि जनरल रिजर्व भी यहीं शो किया जाता है। पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व भी आपका दायित्व पक्ष में शो किया जाता है। लाभ हानि क्रेडिट शेष जो वो भी आपका दायित्व पक्ष में शो किया जाता है। प्रतिभूति या प्रीमियम संचय वो भी आपका दायित्व पक्ष में शो किया जाता है। और अंशों का हरण जो यानी कि शेयर फॉरफिटेड है वो भी आपको जो है रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में ही शो किया जाता है। तो ये आपके जो सभी जो कहाँ किए जाते हैं आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शुद्ध लाभ 2,25,000 रुपये, कर 25,000 रुपये और शुद्ध संपदा 10 लाख रुपये हो तो अंशधारियों की संपदा पर प्रत्याय की दर क्या होगी। ठीक है। तो अंशधारियों की संपदा पर दर अगर प्रत्याय दर निकालते हैं तो इसका रूल्स है आपका नेट प्रॉफिट और अपॉन में शेयर होल्डर और द वेल्थ इक्विटी। ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कितना 2,25,000 है, 2,25,000 आ गया। ठीक है। और शेयर होल्डर वेल्थ इक्विटी जो है थी आपकी वो कितनी थी 10 लाख थी, तो 10 लाख गया। ठीक है। अब आप इंटू 100 आप जो मल्टीप्लाई 100 आ गया। अब आप जो इस 100 से ये खत्म कर देंगे और इसे जब काटेंगे तो आपका 22.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने ₹10 प्रत्येक के जिस पर ₹8 मांग की गई थी 20 शेयर जब्त कर लिए। ठीक है। जिन पर जॉन ने प्रति शेयर ₹5 की आवेदन एवं आवंटन की धनराशि का भुगतान किया था। इनमें से 15 शेयर प्रति शेयर ₹6 पूर्णदत्त रूप में पार्कर को पुनः जारी कर दिए गए हैं। संबंधित राशि को पूंजी संचय खाते में अंतरित कर दिए जाने के पश्चात अंतरण खाते की शेष राशि क्या होगी। ठीक है। तो आप जब अंतरण खाते की यानी फॉरफिट शेयर अमाउंट पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है। तो हमने जो हरण किए हैं वो 20 शेयर किए हैं और 20 शेयर में जो आपको कितनी राशि मिल रही है ₹5 की यानी कि आवेदन की और आवंटन की राशि मिल रही है। ठीक है। तो जो हम हरण करेंगे तब हम देख लेते हैं हमारे पास हरण की राशि कितनी हो जाएगी। तो 20 शेयर थे, 20 शेयर में ₹5 हमें जो आवेदन के और अलॉटमेंट के मिल रहे हैं तो कितने रुपए ₹100 हमें ये मिल रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं जो रीइशू करते समय हमारी फॉरफिटेड की राशि कितनी आती है। ठीक है। तो 20 में से हम 15 शेयर रीइशू कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिएगा 100 × 15/20 हो गया यानी कि 20 में से 15 शेयर आपको जो रीइशू कर रहे हैं। तो अब अगर आप इन्हें काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा फॉरफिटेड राशि ₹75 आ जाएगा। ठीक है। तो हरण करते समय आपकी फॉरफिटेड राशि कितनी आई है ₹100 और रीइशू करते समय फॉरफिटेड राशि आई कितनी ₹75। तो इस ₹100 में से इस 75 की राशि को यानी कि हरण की गई राशि में से आप क्या करोगे रीइशू करते में से हमें घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 100 - 75 - 25। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ₹25 आपका आ जाएगा। यानी कि आप जो हरण करते समय जो आपकी जो फॉरफिटेड राशि है आप ₹25 को जो है शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर प्रीमियम लेखा का अधिशेष क्रेडिट शेष में अंतरित कर दिया जाता है। शेयर प्रीमियम क्या होता है। ठीक है। जब आप अंशों का निर्गमन करते हैं तो आप अपने अगर अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करते हैं तो आपको शेयर प्रीमियम प्राप्त होता है। इस शेयर प्रीमियम की राशि को आप आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करते हैं। ठीक है। तो इसे आपको क्या ये कहा गया है कि अधिशेष क्रेडिट शेयर यानी क्रेडिट किया जाएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में यानी कि आरक्षित पूंजी में किया जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जब आप शेयर को इशू करते हैं तो उसमें न्यूनतम की जो आवेदन राशि यानी कि शेयर एप्लीकेशन जो होती है वो न्यूनतम तो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अधिकतम जो नहीं होनी चाहिए वो अधिकतम की बात हो रहा है तो 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखिएगा सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन की राशि शेयर के कुल मूल्य का 25% से अधिक नहीं होती है तथा आवेदन की न्यूनतम राशि शेयर के नॉमिनल मूल्य से 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम बकाया मांगों हेतु दी जाने वाली ब्याज की दर के बारे में कुछ न कहते यानी कुछ शो नहीं किया गया तो निर्देशकों की ब्याज की दर
प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभावित कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी का जो पार्षद अंतर नियम होता है कि उसमें अगर इन जो ब्याज की दर कोई शो नहीं किया गया तो हम जो निर्देशकों को 5% की दर से जो ब्याज देंगे। ठीक है, अब देख मैं आपको बताऊं कि कंपनी अधिनियम 1956 का, अगर कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको जो जो आपकी कॉल इन एरर होती है, ठीक है, यानी कि बकाया राशि पर जो ब्याज दिया जाता है वो 5% दिया जाता है, और कॉल इन एडवांस जो होती है उस पर आपका 6% दिया जाता है कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। क्योंकि वर्तमान में कंपनी अधिनियम आपका 2013 चल रहा है, तो वर्तमान में 2013 के अनुसार जो है वो अगर कॉल इन एरर होगा यानी बकाया राशि होगी तो उस पर आपका जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। ठीक है, और कॉल इन एडवांस पर आपका 12% हो जाएगा, यानी जस्ट उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5% प्रति वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आवंटन का अर्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा कि किसी विभाग विशेष के लिए विभाजन किए बिना संपूर्ण मद का आवंटन करना ही आवंटन कहलाता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंशों का मूल्यांकन की विधि नहीं है। ठीक है, तो अंशों के मूल्यांकन की विधि जो नहीं है वो अधिलाभ विधि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधिलाभ विधि जो है वो आपकी ख्याति के मूल्यांकन की विधि है। ठीक है, संपत्ति मूल्यांकन विधि, उत्पाद मूल्यांकन विधि, ये आपकी अंशों के मूल्यांकन विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण समता अंश पूंजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट दिया गया है कि लाभांश तभी दे है यदि कंपनी लाभ अर्जित करती है। ठीक है, तो ये सही है, समता अंशधारी को तभी लाभांश दिया जाता है जब कंपनी को लाभ होता है। ठीक है, ये सही है आपका। बी देखिएगा कि लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और कंपनी की वार्षिक साझा समारोह में पारित हो चुके हैं, यह भी सही है। ठीक है, अब आज सी देख लेते हैं कि दोनों लाभांश तभी देय है यदि कंपनी लाभ अर्जित करती है। ठीक है, तथा लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में पारित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए और बी दोनों सही है, तो और ये दोनों आपकी जो सी में आ रहा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन से यानी कि पूर्वाधिकार अंशों शोधन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा लाभांशों के लिए उपलब्ध लाभों से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सके। ठीक है, नए अंशों के निर्गमन से भी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सके। ठीक है, दोनों सही हैं। अब सी देख लीजिएगा, अंशतः उपलब्ध लाभों से तथा अंशतः नए निर्गमन से, यानी कि इसमें दोनों ही बात आ गई है, तो इसका मतलब आपके वो है कि उपरोक्त सभी से आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश आवंटन खाता है। अंश आवंटन खाता जो होता है वो आपका व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, क्योंकि अंश आवंटन यानी कि शेयर अलॉटमेंट यानी कि जो अंशधारी को जो शेयर अलॉटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, वो जो अब उसके व्यक्ति के जो खाते होते हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पे अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है शेयर अलॉटमेंट खाते को जो है वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभांश का आमतौर पर भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो लाभांश का भुगतान जो किया जाता है वो प्रदत्त पूंजी पर यानी कि चुकता पूंजी पर ही किया जाता है। ठीक है, देखिएगा कि सामान्यतः अंशधारक को लाभांश का भुगतान प्रदत्त या चुकता पूंजी के आधार पर ही किया जाता है, परंतु अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि अंश पूर्णदत्त प्रदत्त हैं, ठीक है, तो लाभांश का भुगतान अंश के अंकित मूल्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कि यदि आपके अंश जो पूर्णदत्त प्रदत्त हैं यानी कि पूर्णदत्त मांग हो चुकी है उन पर, तो लाभांश का भुगतान जो किया तो अंश के अंकित मूल्य पर के आधार पर किया जाता है, और कंपनी अपने वार्षिक साधारण सभा में लाभांश की घोषणा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंशों व ऋण पत्रों के अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रविरण पत्र निर्गमित कर सकती है केवल कौन? तो केवल अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमन करने के लिए जो जनता को आमंत्रित कर सकती है केवल सार्वजनिक कंपनी निर्गमित कर सकती है, और निजी कंपनी अन्य कंपनी नहीं कर सकती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश अधिमूल्य का प्रयोग किया जा सकता है यानी शेयर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो शेयर मूल्य का प्रयोग जो किया जा सकता है, शेयर प्रीमियम का जो प्रयोग किया जा सकता है वो पूर्णदत्त बोनस अंशों को निर्गमित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए और किस में प्रयोग किया जा सकता है,
पूर्ण भुगतान या पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन पर जो कि इस संदर्भ में जारी न की गई अंश की अंश पूंजी से अधिक न हो, उसमें प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए भी किया जा सकता है। कंपनी के व्यय को अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है, या कमीशन का भुगतान या अंशों पर कटौती प्रदान या ऋण पत्रों पर किसी प्रकार की कटौती को अपलिखित करने के लिए भी शेयर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। और अधिमान अंशों का मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान और कंपनी के ऋण पत्रों के मोचन और अधिमूल्य का भुगतान करने के लिए भी शेयर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट है आपका क्वेश्चन वह आंसर है वहाँ की पूर्णदत्त बोनस अंशों को निर्धारित करने के लिए शेयर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो अंशों के होता है। ठीक है, अब तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंशों का समर्पण का प्रभाव जो होता है इनमें से किसी में से नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता कि अंशों का निर्गमन कब किया जाता है। अंशों का निर्गमन कब किया जाता है कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो अंशों का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, हरण कब किया जाता है कि जब कोई अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसके अंशों का हरण किया जाता है। ठीक है, पुनः निर्गमन किया जाता है कि हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं होता। जबकि अंशों का समर्पण क्या होता है कि जब कोई अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वह अपने आप में असमर्थता प्रकट करता है और अपने अंशों को स्वतः ही कंपनी को समर्पण कर देता है, तो वो अंशों का समर्पण कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदत्त याचना। तो अदत्त याचना क्या होती है, वो मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती है। यानी कि अदत्त याचना को आर्थिक चिट्ठे के जो दायित्व पक्ष में, ठीक है, पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। ठीक है, तो अदत्त याचना होती है मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक कंपनी आवंटन के बाद की राशि मांगती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब कंपनी आवंटन के यानी कि अपने शेयर अलॉटमेंट यानी आवंटन करने के बाद की राशि मांगती है उसे याचना की राशि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश पूंजी के प्रकार। तो अंश पूंजी दो प्रकार की होती है, समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन में क्या है, इक्विटी शेयर यानी समता अंश पूंजी है, तो आपका आंसर समता अंश पूंजी हो जाएगा। देखिएगा कि अंश पूंजी दो प्रकार की होती है, समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। और पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, गैर परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, प्रतिभागी पूर्वाधिकार अंश, गैर प्रतिभागी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो इसलिए पूर्वाधिकार अंशों की संख्या कितनी होती है, वो 8 होती है। और अंशों की अगर अंशों की संख्या पूछी जाती है 2 होती है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें अंश के प्रकार पूछे तो अंश केवल समता अंश पूंजी ही दिया गया है इसमें, तो आपका आंसर सी हो जाएगा।